मित्रों, जैसा कि हम उच्च न्यायालय के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि उच्च न्यायालय किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना के बाद इसका जो स्वरूप है वो संवैधानिक तौर पर जो इसमें नियुक्ति का प्रावधान किया गया है या उनको महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से कैसे उनको पदमुक्त किया जाता है। तो इस संदर्भ में मैंने स्पष्ट लिखित विवरण दे दिया था कि इनके अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हमारे देश में जो उच्च न्यायालय हैं राज्यों के अंतर्गत उनमें जो निहित निर्धारित प्रक्रिया है या निहित उनके तहत जो प्रोविजन किए गए हैं वो प्रोविजन के दृष्टिकोण से यहाँ पर आप देखते हो कि नियुक्ति से लेकर के या उनकी पदमुक्त से लेकर के या उनकी जो शक्तियों को लेकर के जो विवेचना की गई है, जो लिखित प्रावधान किए गए हैं वो आप देखोगे उसमें किस प्रकार से वो उनको डिसीजन मेकिंग के तहत वो रेगुलेट करते हैं या उसमें जो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं चाहे वो निश्चित तौर पर संविधान के तहत हों या कुछ विवेकाधिकार के भी तहत हों। तो आप ये चीज़ समझिए कि जो भी उच्च न्यायालय हैं जिस राज्यों में जो जो उच्च न्यायालय होते हैं तो उच्च न्यायालय की जो व्यवस्थाएं होती हैं उच्च न्यायालय की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो संविधान में तहत उनके प्रोविजन दिए गए हैं। राइट, संविधान के तहत प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इनको विवेकाधिकार भी दिए जाते हैं ताकि वो कुछ ऐसे मामले आते, कुछ ऐसे फैसले होते हैं इनका कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान में या कोई विधि के तहत नहीं दिया गया है, उनको रेगुलेट करने के लिए वो क्या करते हैं अपने आदेश के तहत उनको सुचारू या उनको स्वरूपित कर सकते हैं, उनको विरूपित कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ और समझिए कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक, उच्च न्यायालय होते हैं वो आप देखोगे उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं आप जानते हो कि चाहे वो नियुक्ति को लेकर के हों, राइट, नियुक्ति को लेकर के हों उसकी, चाहे उनकी स्थापना को लेकर के हों, राइट। नियुक्ति को मतलब है यहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, राइट। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं इनको मैंने उल्लिखित विवरण स्पष्ट कर दिया था कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ही इनको हटाता है। ठीक, भले ही संसद महाभियोग लगाती है लेकिन महाभियोग जब प्रक्रिया रेगुलेट होती है इसके बाद राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट जाती है तो राष्ट्रपति उसको पदमुक्त करते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप देखोगे अगर न्यायाधीश अगर किसी भी परिस्थिति बस अपनी अक्षमता में वो काम नहीं कर पा रहे हैं या वो कोई स्वास्थ्य हानिकारक की वजह से वो अपनी प्रगतिशील कार्यों को नहीं सुचारू संपूर्ण कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप देखोगे राष्ट्रपति जो हैं वो उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन वो अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं वो एक सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं, उनको सहायक के रूप में भी काम करने के लिए होते हैं, लेकिन वो तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं। ओके, तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं, मतलब तदर्थ न्यायाधीश की तरह ही वो काम कर सकते हैं लेकिन वो 2 वर्ष के लिए होते हैं। जब तक जो पूर्ण रूप से जो पूर्व जो न्यायाधीश हैं जो काम करते हैं वो न्यायाधीश नहीं आ जाते तब तक वो काम करते हैं। लेकिन आयु जो है वो भी डिफाइन उनकी 62 साल ही की गई, 62 साल से ऊपर कोई न्यायाधीश नहीं हो सकता है। राइट, ये भी चीज़ें आपको क्लियर कट हो गई थी। अब बात हम करते हैं इसमें कि इनकी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि सेवानिवृत्त जो 12 साल की इनकी ऊपर एज हो गई है तो वो अधीनस्थ न्यायालयों में काम नहीं कर सकते हैं, राइट। जबकि वो उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में काम कर सकते हैं, सहायक के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी से परामर्श लेना पड़ता है। तो राष्ट्रपति की परामर्श प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में काम कर सकते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आप एक चीज ये समझिए, ठीक है। लेकिन जब वो काम करते हैं यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में वो काम करते हैं तो उनके पास पावर मतलब आ जाती है, जैसे उनको विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो उनको न्याय क्षेत्र की शक्तियां सुविधाएं ये सभी उनको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन आप एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि वो मुख्य न्यायाधीश की तरह काम नहीं करते हैं, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश की तरह काम मतलब न्यायाधीश नहीं बन पाते हैं, मतलब न्यायाधीश की तरह काम कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? न्यायाधीश जो होते हैं जो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत उनको चयन किया जाता है उस हिसाब के जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त नहीं बन पाते हैं। बस यही है कि परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जो है इनको दोबारा चयन कर सकते हैं, लेकिन ये पहली कंडीशन के जो न्यायाधीश होते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं बन पाते हैं। बस ये उच्च या उच्चतम न्यायालय में एक सहायक के रूप में काम कर सकते हैं।
एक चीज और आप देखिए कि उच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, इसके संदर्भ में बहुत सारे उल्लिखित विवरण दिए गए हैं, जिसमें आप देखते हो कि नियुक्ति को लेकर हो, चाहे कार्यकाल की सुरक्षा को लेकर हो, या उनकी निश्चित सेवा शर्तें को लेकर हो, या इनसे संबंधित जो वेतन भत्ते हैं वो संचय निधि पर निर्धारित हों। तो इनके संदर्भ में आप देखते हो कि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो संसद प्रक्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि इनकी जो नियुक्ति है, ठीक, इनकी जो नियुक्ति को लेकर आप देखोगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो आपको पता ही दिया था कि जो उच्चतम न्यायालय के परामर्श के साथ साथ और जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, लेकिन उसमें केंद्र सरकार की भूमिका होती है, यानी कि प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होता है वही परामर्श करता है, तभी उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये नियुक्ति की जो प्रावधान है वो विधि के माध्यम से है, ठीक है। और विधि आप जानते हो, विधि जो व्यवस्थाएं हैं वो एक संवैधानिक दृष्टिकोण से वो प्रोविजन दिया गया है, लेकिन कोलिजियम व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समृद्धि करती है, लेकिन कोलिजियम व्यवस्था हमारी संविधान में नहीं है। ये एक हमारे एक विवेकाधिकार पे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन 1993 से, लेकिन ये व्यवस्था संविधान में नहीं है। लेकिन विधि के तहत आप देखोगे इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति जो करते हैं। ये संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि जो व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है, अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा रहे हैं, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श, राज्यपाल के परामर्श, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा जो की जा रही है या केंद्र सरकार की जो परामर्श से की जा रही है, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से है। ओके, ये किसी व्यवस्था अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, संविधान में ये प्रोविजन दिया गया है, जबकि कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान नहीं दिया गया है। एक चीज और आप देखिए कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति होते हैं, जैसे अन्य न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं, तो इनका भी परामर्श जो होता है वो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के आधार पर ही वो मतलब कि नियुक्त किए जाते हैं। ये व्यवस्था मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, 1998 का जो न्यायाधीश तृतीय मामला था उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी। ओके, चलिए साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत आप देखोगे यहां पर आप देखते हो कि कार्यकाल की सुरक्षा को लेकर के, तो कार्यकाल की सुरक्षा इसमें आप देखिएगा उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी कार्यकाल की जो सुरक्षा होती है, आपको पता होना चाहिए कि इनकी सुरक्षा को लेकर जो प्रोविजन किया गया है, इसकी सुरक्षा को लेकर जो प्रोविजन किया गया है, तो आप जानते हो कि इनको सुरक्षा जो दी जाती है, इनको सुरक्षा दी जाती है 62 साल तक ये कार्यकाल अपना कर सकते हैं। 62 साल से ऊपर ये कार्यकाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। एक बात क्लियर कट कर लीजिए कि इनकी जो एज होती है अधिकतम 62 साल तक काम करते हैं, न्यूनतम एज नहीं दी गई है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इनकी कार्यकाल की सुरक्षा के लिए आप देखते हो कि इन्हें प्रसाद पर्यंत नहीं माना गया है। मतलब प्रसाद पर्यंत इसलिए नहीं माना गया है, राष्ट्रपति इन्हें हटा जरूर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें विवेकाधिकार से नहीं हटा सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ देखोगे ना ही ये किसी कार्यकाल की सुरक्षा में देखोगे ना ही ये केंद्रीय का जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसकी सिफारिश से भी राष्ट्रपति है इनको नहीं हटा सकते हैं। लेकिन संसद अगर महाभियोग प्रक्रिया लाती है तभी इनको हटाया जा सकता है। ठीक, और ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है महाभियोग। इसके बाद आप देखते हो और आपको एक चीज क्लियर कट होनी चाहिए कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो आपको पता होना चाहिए विशेष बहुमत के आधार पर ही वो अभिव्यक्त की जाती है। विशेष बहुमत के परिणाम स्वरूप इनको हटाया जा सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर कर लीजिए कि महाभियोग अभी तक उच्च न्यायालय किसी पर भी नहीं लगाया गया है। एक चीज और देखा जाए कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं, जो भी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो सेवा शर्तें हैं, तो सेवा शर्तें में आपको पता होना चाहिए कि इनकी सेवा शर्तें हैं वित्तीय आपातकाल की समय में ही इनकी जो सेवाएं हैं या शर्तें हैं उनको नियमित किया जा सकता है या उनको नियंत्रित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कम किया जा सकता है। जो भी इनके वेतन है, तो वेतन कटौती केवल कब की जा सकती है, जब वित्तीय आपातकाल हो। वित्तीय आपातकाल को आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय आपातकाल और 352 है, 356 राष्ट्रपति शासन है, 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल है, तो वित्तीय आपातकाल के तहत जो व्यवस्था की गई है, तो वो व्यवस्था में अगर राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगा है देश में, तो आप ये समझ लीजिए कि
वहाँ पर वित्त की स्थिति में वो बहुत सारी कमियां आ गई, या आप देखोगे जो फाइनेंशियल को लेकर जो प्रॉब्लम आ गई है, तो इन प्रॉब्लम की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार होती है वो इनके वित्तीय विवरण में, लेखा जोखा में या कमी कर सकती है। वित्तीय विवरण संचय निधि पर इनके जो भारत जो व्यय होते हैं उनमें कमी कर सकती है। तो ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इनको कम किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन देखते हो कि जो इनका वित्तीय जो वेतन भत्ता होता है, तो वेतन भत्ता आप देखोगे इनका जो होता है वो राज्य की संचय निधि पर आधारित होता है। जैसा कि आप जानते हो कि राज्य की जो संचय निधि होती है, जिस प्रकार केंद्र में एक संचय निधि होती है, जो टैक्स का जो विवरण होता है संपूर्ण इसी संचय निधि पर ही रखा जाता है, तो उसी प्रकार से केंद्र की जो संचय निधि होती है, इसमें राज्य की संचय निधि होती है। इसके अंतर्गत आप देखोगे जितने पदाधिकारी आते हैं जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो अपनी सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं के तहत उनको जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचय निधि पर भारत होता है। और राज्य की संचय निधि पर जो अनुसूची 3 के तहत जो भी अनुसूची 3 में एक चीज और क्लियर कर लीजिए, अनुसूची 3 के तहत जो पदाधिकारी आते हैं, राइट, पदाधिकारी में आप चाहे राजनीतिक नेता से संबंधित हो या पद से रिलेवेंट हो, जो मतलब जो लाभ के पद पर हो, उन्हें जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो राज्य की संचय निधि पर होते हैं और इस पर कोई मतदान नहीं होता है। एक चीज क्लियर और कर लीजिए कि अनुसूची 3 या 2 हो, ठीक है, इनमें जो भी जिनको भी चाहे कैन से संबंधित हो या राज्य से संबंधित हो, अगर अनुसूची 2 और 3 में जितनी पदाधिकारी या राजनीतिक नेता आते हैं उनसे संबंधित जो राज्य की संचय निधि भारत व्यय होता है उस पर किसी प्रकार का मतदान नहीं होता है। ओके, क्योंकि इन्हें मंथली देना पड़ता है, तो मंथली में कोई मतदान नहीं होता है, राइट। लेकिन जब बजट आता है तो बजट में आप देखोगे उसमें मतदान किया जाता है। चलिए, वो गैर भारत व्यय होते हैं, वो हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट केंद्र में जो व्यवस्थाएं थी उनके तहत हमने आपको कोऑपरेट करके समझा दिया है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि इनका संचय निधि का भारत व्यय है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि राज्य की जो संचय निधि होती है उनके तहत इनको वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। साथ ही साथ देखोगे कि इसमें राज्यमंडल में इसका कोई मतदान नहीं होता है, यार राज्य का जो विधानमंडल होता है इससे संबंधित राज्य की संचय निधि पर इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं उस पर किसी प्रकार का मतदान नहीं किया जाता है। एक चीज और आप क्लियर कट कर लीजिए कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन अगर देखी जाए, पेंशन एक चीज अलग होती है, वेतन भत्ते अलग होते हैं, ठीक है। पेंशन अगर आप देखोगे जो पेंशन दी जाती है, जैसे आप देखते हो कि जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त होते हैं, राइट, तो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो पेंशन 50% होती है, ये जो होती है ये संचय निधि पे दी जाती है। और ये संचय निधि कौन सी होती है? ये होती है केंद्र की। बस ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। केंद्र की संचय निधि से जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनको 50% जो पेंशन मिलती है वो कौन देती है? केंद्र की संचय निधि। जबकि जब ये कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, कार्य पद्धति के रूप में ये काम करते हैं, तो उस समय इनके जो वेतन भत्ता होता है वो राज्य की संचय निधि से दिए जाते हैं। बस बेसिक डिफरेंस है, आप ये चीजें क्लियर कट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप और देखोगे तो न्यायाधीश के जो कार्य होते हैं इनकी अगर कैसे जांच पड़ताल की जाए, इनके संदर्भ में आप देखोगे तो इनकी जो जांच होती है, इनके कार्यवाहक के समय में इनकी जांच नहीं की जाती है, राइट। ना ही इनकी जांच राज्य विधानमंडल में होती है और ना ही इनकी जांच संसद में की जाती है, ठीक है। लेकिन जांच इनकी तब की जा सकती है जब इन पे महाभियोग लगा हो। देखिए, एक क्लियर कट और कर लीजिए कि इनकी जो कार्य पद्धति है, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, इनकी जो कार्य प्रणाली है, अगर ये काम कर रहे हैं, उसमें सेवा अपनी दे रहे हैं, तो सेवा देते समय, कार्य करते समय इन पर आप देखोगे, एक मिनट, इन पे आप देखोगे तो इनकी जो जांच पड़ताल है, कार्य करते समय इनकी जांच पड़ताल ना ही राज्य विधानमंडल में की जा सकती है, ठीक, और ना ही ये संसद में इनकी जांच की जा सकती है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर लीजिए, अगर इन जो भी कार्य प्रणाली के तहत जो न्यायाधीश हैं, अगर इन पर महाभियोग है, ठीक, अगर महाभियोग विचार के अधीन है, ठीक, विचार के अधीन है, महाभियोग लाया जा रहा है, तो उस समय इन पर जांच से संबंधित कोई भी निर्णय या फैसले या विचाराधीन विषय लाए जा सकते हैं, और या इन पे विचार से संबंधित कोई भी रेलिवेंट विषय होते हैं जिन पे चर्चा करना होता है वो कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज और समझ लीजिए कि जब ये कार्यप्रणाली के तहत काम करते हैं तो उस समय इन पे जांच या पड़ताल इनकी ना राज्य विधानमंडल में कर सकते हो ना संसद में कर सकते हो। लेकिन जब इन पर आरोप लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है,
तब इनकी जांच राज्य विधानमंडल या संसद में की जा सकती है। लेकिन महाभियोग केवल संसद में लाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जाता है। लेकिन राज्य विधानमंडल में ये जांच पड़ताल के संबंध में इनकी अपनी बातचीत या अपनी बैठक में कर सकते हैं, वो अलग चीज होती है। चलिए, इसके बाद अगर आप एक क्लियर कट और कर लीजिए कि अगर आप देखोगे कि अगर न्यायालय की अवमानना अगर कोई भी न्यायाधीश मानता है, मान लो कि मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने कोई ऐसा विषय दिया है जो विषय सभी न्यायाधीश के लिए एक रेगुलेट होना चाहिए, या वो न्यायाधीश हैं उन चीज़ों को मानते हुए अपनी व्यवस्था को स्थापित करें, राइट अपने जो भी निर्णय हैं, फैसले हैं, वो जो न्यायालय ने जो प्रावधान कर रखे हैं या न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश हैं, उनको अगर किसी प्रकार की अवमानना करते हैं या उसको नहीं मानते हैं, जो अन्य न्यायाधीश हैं अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको दंड जैसा भी प्रावधान कर सकते हैं। ओके, तो दंड का भी प्रोविजन किया गया है। तो एक चीज और क्लियर कट कर लीजिए इसमें कि आप अगर एक चीज और क्लियर कट कर लीजिए कि कोई भी निर्णय या न्यायालय है तो न्यायालय की अपनी एक गरिमा होती है, उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, उसके द्वारा निर्णय फैसले जो दिए जाते हैं, निर्णय फैसले जो दिए जाते हैं उनको एक प्रकार से आप देखोगे निचले जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या अन्य न्यायालय जो होते हैं उन न्यायालयों के लिए भी एक प्रकार से अगर ये आदेश ऐसा पारित कर देते हैं तो वो बाध्यकारी हो जाता है। अगर इस चीज को लेकर के कोई भी न्यायाधीश वो फैसले को नहीं मानता है या वो फैसले को विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य करता है, राइट, तो उस संदर्भ में आप देखोगे तो न्यायालय की अवमानना होगी। न्यायालय की अवमानना के आधार पर इनको दंड दिया जा सकता है। लेकिन न्यायालय की अवमानना जो है वो आप देखोगे संविधान में नहीं दिया गया है। न्यायालय की अवमानना संविधान में नहीं है, बल्कि 1971 के तहत न्यायालय की अवमानना का जो अधिनियम है उसके तहत ये व्यवस्था कर दी गई थी। ओके, तो आप एक चीज ये क्लियर कट कर सकते हो। चलिए, आप एक चीज और समझिए कि जो इनकी न्यायालय जो हैं, ठीक, न्यायालय जो हैं, न्यायालय की जो कार्य पद्धति है या कार्य प्रणाली है, कार्य करने की जो इनकी विधि है, राइट, जो इनकी न्याय से संबंधित पहली विधि कौन समझ सकते हैं, न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक जो शक्तियां हैं या हम कह सकते हैं न्यायिक जो शक्ति होती हैं या हम कह सकते हैं न्याय से जो न्यायिक क्षेत्र होते हैं, ऐसे समझ लो, न्यायिक जो क्षेत्र होते हैं, न्यायिक जो क्षेत्र होते हैं इसमें किसी प्रकार की राज्य विधानमंडल हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो या संसद हो, एक इनकी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकती है, कि शक्तियों को सीमित नहीं कर सकती है। समझ रहे हो? मतलब ऐसा होता है कि जो भी उच्च न्यायालय हैं, ठीक, तो उच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं, न्याय से जुड़े अधिकार क्षेत्र हैं, उन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो उन्हें विषय दिए जाते हैं, तो उन्हें विषय पर उन्हें पूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। अगर कोई भी संसद या राज्य विधानमंडल उनकी शक्तियों को सीमित करे या उनकी शक्तियों को किसी भी प्रकार से खत्म करे, तो ऐसी व्यवस्था संवैधानिक दृष्टिकोण से उल्लिखित नहीं की गई है, ना ही वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि एक प्रकार से इनकी जो शक्तियां जो दी जाती हैं, इनकी जो शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां आप देखते हो जो रिट के माध्यम से जो रेगुलेट की जाती हैं, बहुत शक्तियां होती हैं रिट के माध्यम से रेगुलेट की जाती हैं। तो ये जो शक्तियां रेगुलेट की जा रही हैं, तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन, ये मूल ढांचे के अधीन होती हैं, ठीक। और मूल ढांचा के अधीन जो शक्तियां होती हैं उन पर आप देखोगे किसी भी प्रकार से जो संसद है वो संशोधन के माध्यम से ना कम कर सकती है ना खत्म कर सकती है। लेकिन एक चीज क्लियर कट कर लीजिए, जो इनसे जुड़ी भी राज्य विधान जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी जो शक्तियां इनको इनको प्रदान की जाती हैं, ये जो शक्तियां हैं ये लागू करते हैं। तो आप एक चीज ये देख लीजिए, संसद जो है वो इनको क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है, ठीक, लेकिन कम नहीं कर सकती है। परिवर्तन करना एक अलग चीज होती है, परिवर्तित कर सकती है, लेकिन ये बोलो कि सीमित कर दे या उसको खत्म कर दे, तो ऐसा संसद नहीं कर सकती है। लेकिन एक चीज क्लियर कट कर लीजिए कि जो उच्च न्यायालय की जो शक्ति है, मतलब कोई भी शक्ति, उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति जो हैं इनके परामर्श पर, राष्ट्रपति के परामर्श पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इनकी शक्ति को छीन सकते हैं।
ओके, इनकी शक्ति को छीन सकते हैं, लेकिन इनकी शक्ति को संसद किसी प्रकार से सीमित नहीं कर सकती है, लेकिन परिवर्तित जरूर कर सकती है। ये आप दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये बातें हैं, इनको दिमाग में आप बैठा लेते हो तो निश्चित ही ये एग्जाम के लिए काफी सेटिस्फाई होंगे। साथ ही साथ अगर आप देखते हो संसद या राज्य विधानमंडल दोनों हैं इसमें, देखना परिवर्तन की जो बात की गई है ये संसद भी कर सकती है और राज्य विधानमंडल भी कर सकती है, ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन इनकी शक्तियों को सीमित या खत्म नहीं किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद आप देखते हो कि कार्यपालिका से वैसे भी इनका पृथक्करण होता है, जानते हो कार्यपालिका से एक पृथक्करण होता है, लेकिन आप जानते हो कि जैसे 143 के तहत जो सरकार होती है या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ठीक उसी आधार पर आप देखते हो कि राज्यपाल जो होते हैं वो भी सुप्रीम जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे परामर्श ले सकते हैं। किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई कानून व्यवस्था विधि बनाई जा रही है, कोई भी ऐसा व्यवस्थाएं की जा रही हैं देश का राज्य के हित के लिए, राज्य में जो नागरिक के हित के लिए, तो उससे जुड़े जो मामले हैं उससे संबंधित वो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे ये परामर्श कर सकते हैं। वैसे इनका पृथक्करण जरूर किया गया है, लेकिन ये आपस में बातचीत है, सुझाव है, फैसले हैं, ऐसा ये ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप देखते हो कि जो उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं इनके विषय में समझते हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियां, तो उच्च न्यायालय की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जिसके अंतर्गत आप देखते हो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं। इसके अंतर्गत इनके क्या शक्तियां दी गई हैं इनको। के बाद अपीलीय होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं। ठीक, पर्यवेक्षीय होते हैं, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार होते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन पर नियंत्रण करने का इनका किस प्रकार का अधिकार है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो आप इस प्रकार से इन शक्तियों को समझ सकते हो, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे कि इनकी जो शक्तियां होती हैं, रिट जारी करने की शक्तियां, रिट क्षेत्राधिकार, इनके रिट क्षेत्राधिकार क्या होते हैं इनके विषय में थोड़ा समझते हैं। इसके बाद अभिलेख न्यायालय से जुड़ी इनकी क्या शक्तियां होती हैं, अभिलेख न्यायालय से जुड़े इनकी क्या शक्तियां होती हैं। साथ ही साथ आप देखोगे इसके बाद इतनी इनकी शक्तियां होती हैं, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हों, अपीलीय क्षेत्राधिकार हों, या पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार हों, या अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से इनके कुछ अधिकार हों, या रिट क्षेत्राधिकार हों, या अभिलेख न्यायालय जो उच्च न्यायालय किसी समय अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है, वो कैसे करता है इनके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लिए कि इनकी जो शक्तियां जो दी गई हैं, इनको जो शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से इनको निहित दी गई हैं। तो आप जानते हो कि इनकी जो शक्तियां हैं, सुनना, इनकी जो शक्तियां हैं एक प्रकार से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के समान ही इनको शक्तियां होती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट केंद्र स्तर पर सभी मतलब पूरे भारत में या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ऐसे जो कार्य करता है, जो निश्चित तौर पर आप देखोगे जो केंद्र राज्य के बीच का मसला हो या राज्य के बीच का मसला हो, तो ऐसे जुड़े जो विवादास्पद फैसले होते हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सुनता है। एक चीज आप इसमें देख सकते हो कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय की जो शक्तियां दी जाती हैं उसमें आप देखते हो कि कई सारे ऐसी व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो आप देख सकते हो कि उसमें केंद्र का जो उच्चतम न्यायालय है, केंद्र का जो उच्चतम न्यायालय है उससे थोड़ा रेलेवेंट जरूर कर जाता है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि संविधान में एक रिट जो क्षेत्राधिकार आता है उसके तहत वो विवरण किया गया है, लेकिन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इस व्यवस्था को थोड़ा प्रोविजन है। चलिए हम देखो क्लियर कट पहले कर लेते हैं। पहले आप ये समझिए कि इनके जो क्षेत्राधिकार हैं या इनकी जो शक्तियां जो दी गई हैं, इनका जो उपबंध किए गए हैं वो न्यायाधिकरण की तरह ही किए गए हैं। जैसे न्यायाधिकरण का मतलब ये होते हैं कि
जैसे केंद्र का हो न्यायाधिकरण हो, राज्य का न्यायाधिकरण हो, या अधीनस्थ के न्यायाधिकरण हो, तो ऐसे न्यायाधिकरण के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको ये चीज़ें दी जाती हैं कि आप इन क्षेत्रों की मतलब एरिया में ही आपको कार्य करना है। ठीक है। वैसे तो आप जानते ही हो कि जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी काम कर लेता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर भी काम कर लेता है अगर उसे लगता है कि ये उससे जुड़ा मामला है। अगर इसको लगता है कि ये हमारे क्षेत्र से जुड़ा मामला है तो ये दूसरे राज्य क्षेत्र में भी इंटरफेयर कर सकता है। समझ रहे हो, ये इसको पावर होती है कि ऐसा मामला, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो सिविल मामले सोचो, जैसे सिविल मामले ले लो, तो सिविल मामले जो हैं, जो आप देखोगे कि ऐसे अधिकार क्षेत्र से भी आते हैं जो कहीं ना कहीं इस अधिकार क्षेत्र से संदर्भित हों, या उनको लगता है उच्च न्यायालय को कि हाँ ये हमारे से जुड़े एक मुद्दा है, तो फिर वो भले ही वो राज्य के अंतर्गत हो या राज्य के बाहर हो, उसमें भी वो इंटरफेयर कर लेता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय को ये पावर दी जाती है। तो आप एक चीज और देखिएगा, तो आप एक चीज और देखिएगा कि इनको कुछ फैसले अलग से दिए जाते हैं जो संविधान में नहीं दिए गए थे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1950 संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो उच्च न्यायालय थे उनको जितने भी क्षेत्राधिकार हमने आपको बताए हैं, इनमें से सभी क्षेत्राधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। ठीक, सभी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसे आप आप समझ लीजिए यहाँ पर कि कुछ जो संविधान से पहले, समझना है ध्यान से पूर्ण, जो संविधान से पहले कुछ ऐसे मामले होते थे जैसे राजस्व संबंधित मामले होते थे, उनसे संबंधित मामलों को संविधान 1950 से पहले जो उच्च न्यायालय हुआ करते थे, प्रांत न्यायालय होते थे, प्रांतों में जो न्यायालय होते थे, उन्हें सुनवाई का अधिकार नहीं था। ठीक, उन्हें सुनवाई का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे जो उच्च न्यायालय हैं इस समय, जो वर्तमान उच्च न्यायालय हैं, उनको राजस्व संबंधी मामलों को सुनवाई का अधिकार है। समझ रहे हो, ये उच्चतम न्यायालय के मतलब एक अधिकार क्षेत्र है, थोड़ा विस्तृत किए गए। पूर्व के जो प्रांत में जो उच्च न्यायालय होते थे उनको इतने शक्तियां नहीं दी गई थी जितनी शक्तियां वर्तमान में उच्च न्यायालयों को प्राप्त हैं। समझ रहे हो, जैसे कि आप एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे आप देखते हो कि राजस्व जुड़े मामले होते हैं, राजस्व से संबंधित मामले आप जानते हो, राजस्व का मतलब कर से जुड़े मामले होते हैं। उन मामलों पर आप देखोगे जो न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय का, ये पहले नहीं था। प्रांतों में वाले जो उच्च न्यायालय होते थे नहीं था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ, संविधान जब लागू हो गए तो इसके बाद इनको ये क्षेत्राधिकार दे दिया गया। ठीक, इनको ये क्षेत्राधिकार दे दिया गया, साथ ही साथ इनको पर्यवेक्षण की भी शक्ति दी गई, ठीक, परामर्श की भी शक्ति दी गई, और इसके अंतर्गत न्याय के आदेश की भी इनको शक्ति दी गई। लेकिन आप इससे पहले जो प्रांतों में, जो एक चीज यहाँ पे ऐसे समझो, जैसे कि 1950 से पहले के भी तो उच्च न्यायालय होते थे प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत जो थे उनमें उच्च न्यायालय हुआ करते। तो इन उच्च न्यायालय जो होते थे, जैसे मद्रास का है, एक बम्बई है, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, ये इतने, इलाहाबाद, जितने भी उच्च न्यायालय हुआ करते थे, इन उच्च न्यायालय को आप देखोगे राजस्व से जुड़े मामले, राजस्व से जुड़े मामले हों, एक न्यायाधीश से जुड़े मामले हों, या परामर्श के मामले हों, इन मामलों पर सुनवाई का अधिकार नहीं होता था। ठीक, इन मामलों पर सुनवाई का अधिकार नहीं होता था। लेकिन 1950 के बाद, 1950 के बाद राजस्व से जुड़े मामले, न्याय से जुड़े मामले, परामर्श से जुड़े मामले का अधिकार इन उच्च न्यायालय को दिया गया। जितने भी उच्च न्यायालय थे, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की बात की गई, संविधान में की गई, लेकिन 7वां संविधान 2002 से अधिक में की गई। तो 1950 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि राजस्व से जुड़े मामले हो, न्यायाधीश से हो, परामर्श के आधार के मामले हो, इनको भी उच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। समझ रहे हो, लेकिन आप देखते हो कि इनसे जुड़े परिवर्तन है, ये मामले हैं, इनको परिवर्तन राज्य विधानमंडल भी कर सकता है, संसद भी कर सकती है, लेकिन इनको खत्म नहीं कर सकती, सीमित नहीं कर सकती है। बस आप एक ये क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए। साथ ही साथ आप देखते हो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आप जानते हो कि कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं। एक मिनट, प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार हैं इनके अंतर्गत,
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आप जानते हो कौन कौन से अधिकार आते हैं। जैसे आपने पढ़े हो संवैधानिक उपबंध भी आ जाते हैं। संवैधानिक उपबंध मतलब संविधान से जुड़े मामले हों। वैसे संविधान का व्याख्याकर्ता ये भी होता है, अंतिम व्याख्याकर्ता उच्चतम न्यायालय है, राइट। उच्चतम न्यायालय भी संविधान का व्याख्याकर्ता होता है। यहाँ समझो, संविधान का जो व्याख्याकर्ता होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय को संविधान से जुड़े कोई मामले ना दिए गए हों। ये सुन सकता है, इनको पावर होती है, संविधान से जुड़े मामले सुन सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर कट कर लीजिए, अगर संविधान से जुड़ा कोई उपबंध से संबंधित अगर कोई मामला इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ठीक, अंतर्गत है, संविधान से अगर वो जुड़ा हुआ है, संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला आता है, तो आप ये समझ लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो उत्प्रेषण रिट जारी करते हुए अपने पास बुला सकता है, ठीक, उत्प्रेषण रिट जारी करते हुए अपने पास बुला सकता है। साथ ही साथ आप देखते हो कि प्रतिषेध रिट जो जारी करेगा तो प्रतिषेध रिट जारी करते हुए उसे खत्म भी कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं करता है, वो उनको लगता है कि संवैधानिक से जुड़ा मामला है तो उससे संबंधित ये उच्चतम न्यायालय जो है सुनवाई कर सकता है। लेकिन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपबंध से मामला जो जुड़ा आता है, संविधान उपबंध तो आप जानते ही हो कि कुछ ऐसे प्रयोजन होते हैं जो संविधान के अंतर्गत जोड़ दिए गए हैं। ऐसे उपबंध जो बनाए जाते हैं उनसे मामला जो जुड़ा होता है उस पर इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की इसे भी शक्ति दी जाती है, राइट। इसके बाद आप देखते हो कि एकत्व अभिलेख का मतलब यही होता है जो अभिलेख न्यायालय के रूप में ये जब आगे अभी हम क्लियर कट करेंगे उसको पढ़ाएंगे हम उनको, तो ये इसको पावर दी जाती है एकत्व अभिलेख। इसके बाद आता है संसद के अधिनियम। जैसे संसद के जो भी अधिनियम है, ठीक है, अधिनियम है वो लागू होते हैं, ठीक, वो लागू होते हैं। जब वो लागू किए जाते हैं तो उनसे जुड़े मामले होते हैं, ठीक है, तो उनसे जुड़े मामलों को क्या क्या उनमें उसके मामले को कैसे क्या करना है, लागू कैसे करना है, इस चीज़ों को कैसे करती राज्य सरकार के माध्यम से ही वो होते हैं। केंद्र सरकार करती जरूर है, लेकिन जो प्रशासनिक पूरी व्यवस्था होती है उसके तहत ही वो किए जाते हैं। तो उस समय आप देखोगे जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं तो इन विषयों पर आप देखते हो कि संसद के जो अधिनियम के तहत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं तो इनको फेरबदल तो नहीं कर सकती है, लेकिन ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत उसमें देख रेख पर्यवेक्षक के रूप में काम कर सकती है। ओके, तो एक चीज ये क्लियर कट कर सकते हो। साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता से संबंधित कोई मामला हो, भारतीय दंड संहिता से संबंधित कोई मामला हो, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामला हो, या नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मामला हो, तो ये व्यवस्थाएं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ये व्यक्त की गई हैं। इसके बाद आप देखते हो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इनकी जो सुनवाई होती है वो सीधे सीधे आप देखते हो उच्च न्यायालय में ही की जाती है। जैसे बहुत सारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो, अधिकारिता से जुड़ा मामला है, अधिकारिता से कोई जुड़ा मामला आता है, मतलब किसी भी अधिकारिक से जुड़े मामले हो। जैसे अधिकारिता का मतलब है अधिकार, और अधिकार जो होते हैं वो किसी व्यक्ति को जो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ा कोई मामला आता है। इसके बाद वसीयत से जुड़ा मामला हो, तो अधिकारिता से जुड़ा हो, वसीयत से जुड़ा हो, या तलाक से जुड़ा हो, तलाक है, विवाह है, इनसे जुड़े जो मामले होते हैं, ठीक, कानून की अवमानना से जुड़ा मामला है, इनसे जुड़े जितने भी मामले होते हैं ये मामले जो होते हैं सभी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ही आते हैं, राइट। इसके बाद जो अन्य बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे संसद सदस्यों और राज्य के जो भी विधानमंडल सदस्य होते हैं उनके जो निर्वाचन संबंधी विवाद देखने को मिल जाता है, क्योंकि संसद सदस्य आप जानते हो, संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य, इनकी जो नियुक्ति जो इनकी निर्वाचन जो होता है वो कौन करता है, वो करता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल जो निर्वाचन आयोग है वो करता है। तो इनसे जुड़ा अगर किसी प्रकार का अगर मामला है तो वैसे तो उच्चतम न्यायालय सुनवाई करता है, उच्चतम न्यायालय ही सुनवाई करता है। वैसे आप एक चीज़ और देखिएगा, सॉरी एक चीज़, हाँ यहाँ क्लियर कट करिए, आप एक चीज़ देखना है। वैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनकी जुड़ी मामले होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, इनसे जुड़ा जो भी चुनाव से संबंधित फैसले होते हैं, विवाद है,
तो वो कौन सुनता है? एससी, सुप्रीम कोर्ट, राइट। और जो भी संसद के से जुड़े मामले हों, किसी चुनाव से, संसद से या राज्य विधानमंडल से, इनसे जुड़े कोई मामला होता है तो वो वैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही सुनता है, ठीक, उसका डिसीजन करता वही होता है। लेकिन आप एक चीज़ और देखना, इनके बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, इनके बीच में अगर विवाद होता है तो ये एक प्रकार से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बन जाता है हाई कोर्ट में। तो उच्च न्यायालय का ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, एक उच्च न्यायालय का एक ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बन जाता है। कौन सा? ये जो संसद और राज्य विधानमंडल के बीच में निर्वाचन या चुनाव को लेकर कोई विवादास्पद मामला उत्पन्न होता है तो। इसके बाद आप जानते हो राजस्व से जुड़ा भी मामला आता है। तो राजस्व से जुड़े मामले बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, कर से संबंधी मामले होते हैं, जो राज्य से जुड़े मामले हैं, जो राजस्व व्यवस्था, जो संचय निधि पर भारित जो होते हैं कर होते हैं, ठीक, कर से जुड़ा मामला होता है, जो संचय निधि में जो उनका कर निहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, तो उससे जुड़ा कोई मामला आता है तो राजस्व मामले होते हैं, उनको एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत उनको सुनवाई होती है। इसके बाद आप देखते हो संविधान की व्याख्या से संबंध में जो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कोई मामला होता है, मतलब संविधान की व्याख्या का जो संविधान की व्याख्या करता है तो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। लेकिन संविधान की व्याख्या से जुड़ा अधीनस्थ में कोई मामला है, अधीनस्थ में कोई अगर मामला है तो ये क्या करेगा? उत्प्रेषण रिट जारी करते हुए इसको अपने पास बुला लेगा, क्योंकि ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बन जाता है, ठीक, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बन जाता है। तो इसलिए ये क्या करता है? उस पर रिट जारी करेगा और रिट जारी करते हुए क्या कर सकता है? अपने पास ये बुला लेता है। तो संविधान से जुड़ा मामला अगर अधीनस्थ न्यायालय में है तो, समझ रहे हो, और संविधान से जुड़ा मामला अगर उच्च न्यायालय में है तो फिर उत्प्रेषण रिट जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है। और अगर अधीनस्थ से जुड़ा अगर कोई संविधान का मामला आ जाता है तो फिर ये हाई कोर्ट क्या करता है? उस पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मानते हुए उत्प्रेषण रिट जारी करके अपने पास बुला लेगा। चलिए, इसके बाद अगर आप और चीजें देखोगे तो ये जो सभी है ना, ये सभी क्या है? इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है, इस पर किसी भी प्रकार का अपील नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार से अपील नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपील जो होती है आप देखोगे वो अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर तक जाती है, राइट, अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर तक जाती है और वो दीवानी और जो आपराधिक मामलों दोनों में होती है। तो अपील जो होती है, अपील से संदर्भित ये कोई मामला नहीं है, इसलिए इसमें अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और ये सीधे सीधे हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं और हाई कोर्ट भी इस पर पूरा सुनवाई करता है। आप कहो कि इसमें अपील कर सकते हैं तो ऐसा अपील नहीं कर सकते। चलो, एक दिमाग में ये क्लियर कट कर लो। इसके बाद अगर आप देखते हो कि 1973 से पहले आप जानते हो कि जो कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालय थे, ठीक, उच्च न्यायालय थे, उनके पास भी आपराधिक न्याय क्षेत्र थे, उनके पास भी अपराध से जुड़े न्याय क्षेत्र थे। लेकिन 1973 के बाद, 1973 के पहले आप जानते हो जो उच्च न्यायालय कौन कौन से थे? जैसे कलकत्ता हुआ, मद्रास है, कलकत्ता, मद्रास के बाद बम्बई आता है। तो इनको क्या था? आपराधिक मामले से जुड़े जो भी फैसले ले सकते थे, अपराध से जुड़े मामलों की इनके पास पावर थी। लेकिन 1973 के बाद क्या कर दिया कि इनकी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जब 1973 आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973 है वो इनसे निरसित कर दी गई। मतलब इसका ये हुआ कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय हैं, वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो आपराधिक मामलों की सुनवाई जो होती है वो ये उच्च न्यायालय नहीं सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये उच्च न्यायालय जो हैं, ये उच्च न्यायालय पहले के पुराने उच्च न्यायालय हैं, इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। समझ रहे हो? काम ये करते हैं लेकिन इनकी अब वो प्रासंगिकता नहीं रही है, इनको फेरबदल कर दिया गया है, ठीक है, वो फेरबदल हो गए हैं संसद के माध्यम से। लेकिन अब इसमें किसी प्रकार का सुनवाई आप नहीं कर सकते हो आपराधिक से जुड़े मामलों की। चलिए, तो ये कुछ इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे। अब हम बात करते हैं इनके रिट से जुड़े। दूसरा आता है रिट। तो रिट को आपको पता होना चाहिए, रिट जो है
226 के तहत इनको प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत किसे है, 32 के तहत है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, उसी प्रकार 226 के तहत इसे भी रेट से संबंधित क्षेत्राधिकार दिए जाते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है अपना कोई भी ऐसा आदेश देता है, कोई भी ऐसा आदेश देता है वो सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं, सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। इसी प्रकार से 226 के तहत कोई रेट से जुड़ा कोई मामला आ जाता है, अगर ये अपना आदेश देता है, अपना आदेश देता है तो नीचे के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हों, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हों, सभी पर ये बाध्यकारी होता है। कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र से अधिकारी हाई कोर्ट से कोई आदेश है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, समझ रहे हो, कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, कभी किसी हालत में नहीं कर सकता है। इसलिए दिमाग में क्लियर कट आप कर लीजिए कि रेट जो होते हैं ये जनता के हित के लिए होते हैं, जनता के हित के लिए होते हैं। इससे जुड़ा मामला जैसे परमादेश, परमादेश यानी कि परम आदेश, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जारी करता है परम आदेश, तो परम आदेश आप जानते हो परम है, परम शब्द का मतलब ही आप जानते हो कितना बड़ा एक चीज को, एक ब्रॉड शब्द को लिखित करता है, यानी कि एक इतनी बड़ी विवेचना को व्यक्त करता है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, निश्चित है, समझ रहे हो। तो आप ये चीज कर सकते हो कि कोई चीज अगर परम है तो उस परम को आप कभी भी निषिद्ध नहीं कर सकते हो या उसके विरुद्ध आप कार्य नहीं कर सकते, उसे मानना ही पड़ता है। तो रेट जो होते हैं 226 के तहत जो लागू की जाते हैं, तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जो रेट जो होते हैं वो नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए, उनके प्रवर्तन के लिए होते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कि ये जो रेट जारी किए जाते हैं ये लोगों के समान कानूनी अधिकारों के तहत भी इनको जारी किया जा सकता है। एक चीज कंडीशन समझो इनकी, जैसे रेट जो होते हैं जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, राइट, इसी के अंदर जो आप जानते हो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, इसमें आता है प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, इसी के अंतर्गत आप जानते हो अधिकार परीक्षा है, ठीक है। तो ये जो रेट हैं, ये जो रेट हैं 5 प्रकार के रेट हैं, जिस प्रकार से इसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से इसे प्राप्त होते हैं। लेकिन एक चीज आप समझ सकते हो, थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो रेट अपना जारी करता है ये केवल मूल अधिकारों के तहत जो इनको प्रयोजन दिए गए हैं, मूल अधिकार के तहत ही ये जारी कर सकता है। जबकि ये जो होता है अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, आप जानते हो कि सिविल से जुड़े मामले हों, यानी सिविल का मतलब यही हो गया मूल अधिकार से ही जुड़ा मामला हो, तो इनसे संबंधित ये जारी कर सकता है। साथ ही साथ ये जो है जो सामान्य कानून होते हैं, सामान्य कानून प्रयोजन जो इसमें शामिल किए जाते हैं, उनसे जुड़ा कोई मामला आता है उससे भी रिट ये जारी कर सकते हैं। सामान्य कानून आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो आप जानते हो कि जो यहाँ पर राज्य के जो विधानमंडल होते हैं वो कोई कानून बनाते हैं, राइट। तो वो कानून अगर देखते हैं कि वो जनता के हित में नहीं है, जनता के विरुद्ध है, या कोई इस प्रकार का कानून है जो हमारे क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत वो किसी भी व्यवस्था को सटीक ढंग से प्रमाणित नहीं कर पाता है या व्यवस्थित नहीं कर पाता है, तो सामान्य कानून में भी वो रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य कानून में आप जानते हो केवल उच्च न्यायालय ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार से जुड़े मामलों पर ही रिट जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय होता है वो सिविल मामलों पे भी कर देता है और सामान्य कानूनों पे भी कर देता है। तो इसका जो अधिकार क्षेत्र है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है या रिट से संबंधित अधिकार क्षेत्र है, वो थोड़ा विस्तृत है। एक चीज और आप देख लीजिए कि ये जो रिट जारी करता है, ये जो रिट जारी करता है, तो रिट जारी करने का आपको पता होना चाहिए कि इसकी देखा जाए तो अपनी सीमाओं के अंदर अंदर भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही साथ ये अपने क्षेत्राधिकार से अन्य राज्य क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं, ठीक है, उसके बाहर भी ये न्यायाधीश की मतलब रिट जारी कर सकता है। न्यायाधीश का मतलब है ये रिट जारी करना, ठीक है। जैसे आप समझो कि कोई क्षेत्र है, राज्य है, तो इसके अंतर्गत अगर कोई मामला है, इसके अंतर्गत अगर कोई मामला आता है तो वो यहाँ पर रिट जारी कर सकता है। और वो रिट जारी करने का हमने आपको 2 तरीके बताए दिए हैं, सिविल मामलों में भी कर सकता है। साथ ही साथ सिविल मामले का मतलब है ये मूल अधिकार से जुड़ा कोई मामला हो,
एक भाग 3 के तहत कोई मामला आता है उसके तहत जारी कर सकता है। दूसरी बात है सामान्य कानून, जो ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता हो, या मतलब ऐसा कानून हो जो कानून राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया हो और वो मौलिक अधिकार से किसी भी निर्णय को या मौलिक अधिकार के किसी भी विषय को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है या उसको ठेस पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में वो रिट जारी करता है। लेकिन आप एक चीज़ ये देख लीजिएगा, ये जो रिट जारी करने की जो शक्ति इसे दी गई है वो राज्य क्षेत्र के अंदर अंदर के साथ साथ भी बाहर के भी न्यायाधीश दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे जो रिट पावर जो दी जाती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को लेकर हो या प्राधिकरण को लेकर हो या सरकार को लेकर हो, ठीक है, मतलब रिट जारी करने के है किसी व्यक्ति को लेकर, प्राधिकरण मतलब संस्था को लेकर हो, और इसी में आप देखोगे सरकार को लेकर हो। सरकार का मतलब ये है सामान्य कानून से संबंधित वही सरकार को लेकर है। ठीक है, तो ये अपने राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर, अपनी राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर ऐसा कोई मामला है जो व्यक्ति संबंधित हो, प्राधिकरण संस्था संबंधित हो, सरकार से संबंधित हो, तो ये रिट जारी कर सकता है। और इसे बाहर भी अगर ऐसा ही कोई जुड़ा मामला बाहर क्षेत्र से संबंधित हो, भले ही इसके क्षेत्र में नहीं आ रहा है, बाहर क्षेत्र से संबंधित मामला हो, उस पर भी ये रिट जारी कर सकता है। समझ रहे हो? बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्यायाधीश भी ये दे सकता है। तो ये व्यवस्था आपको कंप्लीट तौर पर समझ में आनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि इसका जो न्यायिक क्षेत्र है, इसका न्याय से जुड़ा जो क्षेत्र है वो उच्चतम न्यायालय से थोड़ा विस्तृत है। उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र है वो उच्चतम न्यायालय से थोड़ा विस्तृत है, उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र। क्योंकि उच्च न्यायालय जो होते हैं, या सॉरी उच्चतम न्यायालय जो होते हैं, वो केवल मूल अधिकारों पर भी परिवर्तन या अपने आदेश देते हैं, राइट, अपने आदेश देते हैं। जबकि ये उच्च न्यायालय होता है वो सामान्य कानूनों पर भी ये दे सकता है, सामान्य कानून से अधिकार से जुड़े मतलब कोई उल्लंघन होता है उस पर ये रिट जारी कर सकता है, साथ ही साथ ये मूल अधिकारों से भी रिट जारी कर सकता है। चलिए, लेकिन आप एक चीज क्लियर कट कर लीजिए, जो रिट जारी करने का जो अधिकार है एक मूल ढांचा है, एक मूल ढांचा है। और ये मूल ढांचा जो था ये संविधान में नहीं था, ये संविधान में नहीं था। इसे 1997 में जो चंद्र कुमार जो मामला था, ठीक, चंद्र कुमार जो मामला था 1997 के तहत, उसमें ये रिट जारी करने की जो शक्ति दी गई है या अधिकार दिया गया है उसे मूल ढांचे के तहत जोड़ दिया गया, मूल ढांचा के तहत जोड़ दिया गया। अब इस पर संसद जो है किसी भी प्रकार से इसे संशोधन इसमें नहीं कर सकती है, क्योंकि मूल ढांचे में संशोधन कर ही नहीं सकती है। इसलिए संविधान संशोधन के जरिए संसद जो है वो इसमें ना कोई जोड़ सकती है ना घटा सकती है। इसलिए जो रिट जो है वो हमेशा लागू रहेंगे, समझ रहे हो, हमेशा लागू रहेंगे। चलो, इसके बाद आता है तीसरा जो अधिकार क्षेत्र आता है वो आता है अपीलीय। तो तीसरा अधिकार क्षेत्र जो है वो है अपीलीय। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है आप देखोगे, आपको पता होना चाहिए अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है वो कहाँ से लागू होता है, अधीनस्थ न्यायालय से, जिला न्यायालय, ऊपर हाई कोर्ट, फिर ऐसे सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से ये पूरे अपीलीय की जाती है। और अपील का जो क्षेत्राधिकार है, अपील का जो क्षेत्राधिकार है, आप जानते हो, एक चीज़ क्लियर कट कर लो कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अपील का क्षेत्राधिकार पहुंच गया है तो फिर वो वापस हाई कोर्ट में नहीं आ सकता है। ठीक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं आ सकता। नीचे तो ऊपर जा सकते हो, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ओके, तो ये आप दिमाग में, माइंड में सेटअप कर लो कि अपील का जो क्षेत्राधिकार है वो अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय तक ही जाता है। तो एक चीज इसमें समझ लो कि अपीलीय जो न्यायालय हैं उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो आप एक चीज क्लियर कट कर लो
जैसे कोई मामला ऐसा है जो अधीनस्थ न्यायालय में है, कोई मामला ऐसा है जो अधीनस्थ न्यायालय में है, और अधीनस्थ न्यायालय क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दे या किसी व्यक्ति को ऐसा अपराधी ठहराकर उसे सजा दे दे। ओके, मृत्युदंड भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं, मृत्युदंड दे सकता है या 7 साल से सजा दे सकता है। तो इससे जुड़े मामले पे देखो जो अपील क्या है वो की जा सकती है। थोड़ा यहाँ पर एक्सचेंज परिवर्तन देखने को मिलेगा। थोड़ा ये चीज़ देखिए कि अधीनस्थ के जो आदेश होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के कोई भी आदेश है, उससे जुड़ा अगर कोई मामला है, उससे जुड़ा कोई मामला है, एक कोई व्यक्ति से जुड़ा मामला ही तभी तो अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं। और इसमें सिविल के हों या सिविल हैं या वैसे आप चीजिएगा, सिविल जो मामले होते हैं वो आप जानते हो कि वो उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं, लेकिन सिविल के मामले आप देखोगे अधीनस्थ न्यायालय में नहीं होते हैं। सिविल के मामले जो यहाँ पे आपराधिक मामले जो होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय में देखने को मिलते हैं। आपराधिक मामले, राइट, ठीक है। तो वैसे उच्च न्यायालय में सिविल मामले के जो अपील होते हैं वो सुनवाई की जा सकती है, आपराधिक मामलों की जो अपील है वो सुनवाई की जा सकती है। लेकिन आप एक क्लियर कट ये कर लीजिए कि अपराधों की जो मामले हैं, आपराधिक जो मामले होते हैं वो आप अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर सुनवाई कर सकते हो, लेकिन सिविल मामलों की जो अपील होती है वो आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय में कर सकते हो। समझ रहे हो? तो आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए। तो इसलिए आधार पर कह सकते हो कि ये जो अपीली क्षेत्राधिकार है ये दोनों पर सुनवाई कर सकता है, सिविल हो चाहे आपराधिक मामले हो, दोनों पे ये कर सकता है। और यह क्षेत्राधिकार जो होता है इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से अधिक होता है। यानी कि मूल न्यायिक क्षेत्र का मतलब ये है कि मूल न्यायिक क्षेत्र का मतलब ये है कि इससे जुड़ा मामला, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से जुड़ा मामला ना हो, मूल न्यायिक क्षेत्र है जो अपने से जुड़ा मामला हो, उसमें अपील कर ही सकता है। साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालयों में भी अपील करने की पावर रखता है। तो इस उद्देश्य हेतु इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से अपीलीय न्याय जो क्षेत्राधिकार होते हैं थोड़ा विस्तृत होते हैं, थोड़ा ब्रॉड होते हैं। चलिए, तो आप एक चीज क्लियर कट कर लो कि इनके जो आपराधिक हो मामले हों चाहे दीवानी मामले हों, इन मामले पर आप देखोगे जो निर्णय होते हैं, समझना यहाँ पे, जैसे हम पहले दीवानी मामले की हम बात कर लेते हैं, सिविल की, सिविल से जुड़े मामले हों या दीवानी, इनसे जुड़े जो मामले हैं तो आप जानते हो कि इनसे जुड़े मामले जैसे मामले जो हों, अगर दीवानी दिवल मामले हों तो इनकी जो अपील है, की जो अपील है वो सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है, वो सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन ये मामले जो हैं, जैसे कि ये मामला जो है ये किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में इससे जुड़ा मामला है, ठीक, अधीनस्थ न्यायालय में इससे जुड़े मामले हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में भी आपने देखे हो कि अलग अलग इनके भी अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं। कुछ फौजदारी से संबंधित मामले सुनते हैं, सिविल से संबंधित मामले जो मैं कहूँ कलेक्टर का जो कलेक्टर जो होते हैं उनसे जुड़ा एक अपना एक अलग से एक वहाँ पे क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर इसके सिविल से संबंधित मामलों की मतलब फैसले ऐसे लिए जाते हैं। तो कलेक्टर के क्षेत्र के अंतर्गत कलेक्टर का जो अपना एक पूरा क्षेत्र होता है उसके तहत ये सब सुनवाई की जाती है। तो इनसे अगर किसी प्रकार का मामला आता है तो आप जानते हो कि इसकी डायरेक्ट अपील जो है वो उच्च न्यायालय में कर सकते हो, ठीक है, उच्च न्यायालय में आप इसकी डायरेक्ट अपील कर सकते हो। चलिए, इसके बाद आप जानते हो कि ऐसे भी मामले होते हैं, कुछ प्रशासनिक से संबंधित मामले हों, प्रशासनिक संबंधित मामले हों, या कुछ ऐसे अधिकरण होते हैं, अधिकरण जो आप जानते हो एक अर्धन्यायिक तरीके के अधिकरण बोलते हैं, जैसे एनजीटी है, नेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो एक अर्धन्यायिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनसे जुड़ा अगर कोई मामला है, वो भले ही सिविल से जुड़ा मामला हो, वो दीवानी से जुड़ा मामला हो, अगर वो प्रशासनिक से संबंधित अगर कोई मामले के अंतर अगर वो प्रशासनिक है या अधिकरण से मामला हो, अगर वो दीवानी से संबंधित अगर मामले के अंतर्गत आता है, राइट,
तो उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई की जा सकती है, उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई की जा सकती है। लेकिन ये जो व्यवस्था की गई है, ये जो व्यवस्था की गई है, जैसे प्रशासनिक से जुड़ा कोई मामला है या प्रशासनिक नहीं जानते नहीं, वो प्रशासन से संबंधित ऐसे मामले होते हैं, या प्रशासन दीवानी संबंधित भ्रष्टाचार करते हैं या किसी की संपत्ति हड़पते हैं, ऐसे मामले होते हैं ना, तो आप जानते हो तो इनकी जो सुनवाई है वो दीवानी के तहत आ जाएगी। और अधिकरण जो अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति के अधिकरण होते हैं, ठीक, ये भी कुछ ऐसा दीवानी संबंधित मामलों में कुछ घूसखोरी करते हैं, तो इससे संबंधित मामले हों तो इनकी जो सुनवाई है वो सीधे उच्च न्यायालय में कर सकते हो। सुनवाई या हम कह सकते हैं अपील जो है वो सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन आप इसमें क्लियर कट ये कर लीजिए कि ये व्यवस्था जो की गई है, ये व्यवस्था जो की गई है ये 1997 के बाद की गई है। 1997 के बाद ये प्रशासनिक से अधिकरण से मामला जो है ये 1997 के बाद ये उच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया, या उच्च न्यायालय के विषय के अधीन किया गया है, न्यायालय के विषयाधीन। चलिए, तो एक बात ये क्लियर कट कर सकते हो, लेकिन एक दिमाग में और आप क्लियर कट कर लो कि अगर दीवानी से जुड़ा अगर कोई मामला, दीवानी से जुड़ा कोई मामला है, अगर वो ग्राम पंचायतों से जुड़ा मामला हो, मतलब प्रशासनिक अधिकरण तो मामला है ही, वो अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ ग्राम पंचायतों से अगर कोई मामला ऐसा आता है, ग्राम पंचायतों से जुड़ा मामला हो, समझ रहे हो, साथ ही साथ नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, मतलब पंचायत को आप ले लो, शहर की हो सकती है, ग्रामीण की भी हो सकती है, अलग बात है, हटाओ, पंचायतों से मामला हो, तो पंचायत से जुड़ा अगर कोई मामला आता है, अगर वो दीवानी मामला के अंतर्गत है, दीवानी मामला के अंतर्गत है, तो आप उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, उसके लिए उच्च न्यायालय आपको जाना होगा, उच्च न्यायालय आपको जाना होगा, समझ रहे हो, उच्च न्यायालय आपको जाना होगा। तो आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर पंचायत से जुड़ा कोई मामला है, अगर वो किसी पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य कर रहा है जो पंचायत से जुड़ा मामला है, तो उसमें आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में सीधे आप नहीं जा सकते हो, ठीक। चलिए, तो ये दीवानी के कुछ मामले थे। इसके बाद मामले आते हैं आपराधिक। आपराधिक मामले आप देखो, आपराधिक मामलों में आप जानते हो कि इनकी जो सुनवाई होती है वो सीधे सीधे आप जानते हो नीचे से ही होती है, अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सक्षम न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय हम जिसे बोलते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपराधिक मामले जो होते हैं इनमें जो सुनवाई है इसमें उच्च न्यायालय जो होते हैं उसमें की जाती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सत्र न्यायालय होते हैं, ठीक, जो सत्र न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, और इसके बाद भी अतिरिक्त भी और न्यायालय भी होते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय हैं, इसके अंतर्गत भी और भी न्यायालय होते हैं। इनके निर्णय कुछ ऐसे हैं जिनके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो उच्च न्यायालय में। मतलब ऐसा आपराधिक मामला हो जो व्यक्ति अपराधी नहीं है उसको अपराधी घोषित कर दिया हो, जिसे सजा दे दी गई हो, राइट। या आप कह सकते हो कि ऐसा कोई मामला है जो व्यक्ति को दोषी है लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया गया हो, तो ऐसे मामले जो हैं वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बात ये कंडीशन और समझिए, अगर आप पहली बात तो सुनवाई के संबंध में आप अपील कर सकते हो। दूसरा ऐसा मामला भी इसमें आता है कि जिसे 7 वर्ष की सजा दी गई हो, जिसे 7 वर्ष की अगर सजा दी गई है, ठीक, मान लो 7 वर्ष की सजा दी गई है, या किसी को इन जो सत्र न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनके तहत मृत्यु दंड की सजा दी गई है। ये दो प्रयोजन है, जैसे 7 वर्ष से अधिक की सजा हो या मृत्युदंड दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय जो होता है वो डायरेक्ट बिना अपील के, तुम अपील भी मत करना, ठीक, अपील मत करना, वो फिर भी इसकी सुनवाई करेगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें दिमाग में क्लियर कट कर लो कि सत्र से न्यायालय से जुड़ा कोई मामला है जिसके तहत किसी व्यक्ति को 7 साल की सजा दी गई हो या आमतौर पर उसे मृत्यु दंड दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में
जो उच्च न्यायालय होता है वो डायरेक्ट इसकी पुष्टि कर सकता है, ठीक है, चाहे जिस अपील की गई हो ना की गई हो। यानी कि जिस व्यक्ति को ये 7 वर्ष की सजा दी गई हो या जिसे मृत्युदंड दिया गया हो, तो उसमें उच्च न्यायालय अपनी पुष्टि जरूर करेगा, व्यक्ति द्वारा अपील की गई हो या ना की गई हो। अब व्यक्ति अपील करे या ना करे, 7 वर्ष से अगर किसी को ज़्यादा सजा है या मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है, ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय डायरेक्ट उस चीज़ की सुनवाई करता है। चलिए, लेकिन ये आप एक क्लियर कट कर लो कि ये जो व्यवस्था है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, 1973 के तहत ये व्यवस्था की गई कि उच्च न्यायालय में एक व्यवस्था और की गई। पहले समझो कि 1973 की जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, ठीक, वो क्या करता है कि कुछ ऐसे भी सत्र में जो न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि सत्र में न्यायाधीश होते हैं, ठीक, सत्र में न्यायाधीश हैं, या नगर के जो दंडाधिकारी हैं या अन्य दंडाधिकारी हैं जो न्यायिक क्षेत्र में अपने काम करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हो। मान लो जैसे सत्र का न्यायाधीश आप ले लो, एक सत्र का न्यायाधीश हो या कोई दंडाधिकारी हो या अन्य कोई दंडाधिकारी हो, दंडाधिकारी का मतलब दंड देने वाला अधिकारी हो, ठीक है, तो आप इनके विरुद्ध भी आप सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो, सीधे उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हो। लेकिन बस ये है कि ये व्यवस्था जो है 1973 की जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, आपराधिक CRPC है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, के तहत ये व्यवस्था की गई। समझ सकते हो। चलिए, तो ये जो अधिकार हैं, ये जो अधिकार हैं, ये आप समझ सकते हो कि ये आपराधिक मामलों से संदर्भ में, आपराधिक मामलों के संदर्भ में ये विस्तृत करते हैं। चलो, इसके बाद आता है पर्यवेक्षीय। तो पर्यवेक्षीय आप जानते हो कि पर्यवेक्षीय का मतलब होता है देखरेख करना, पर्यवेक्षीय अधिकार। तो आप जानते हो कि पर्यवेक्षीय अधिकार के अंतर्गत आप जानते हो कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, वो होते हैं उच्च न्यायालय के अधीन। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के अधीन नहीं होते हैं। समझ रहे हो, ये उच्च न्यायालय है अपनी स्वतंत्रता से काम करता है, उच्चतम न्यायालय अपनी जगह काम करता है, लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये इस उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय जैसी व्यवस्था करता है, इस प्रकार से ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये अपना न्याय देते हैं। चलिए, तो आप एक चीज देखना पर्यवेक्षकीय न्यायालय में कि ये ऐसा कोई मामला होता है जो मामला किसी सैन्य न्यायालय में हो। सैन्य न्यायालय मतलब नीचे के जितने भी न्यायालय होते हैं वो भी सैन्य न्यायालय में, मतलब सैन्य से जुड़े मामले होते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ा कोई मामला। तो इन मामलों में जैसे अवकरण का मामला है, तो ऐसे मामलों पर ये पर्यवेक्षीय अधिकार नहीं करता है। एक चीज समझो यहां पे, जैसे पर्यवेक्षीय अधिकार का मतलब होता है जो अधीनस्थ जो जितने न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, अधीनस्थ के सभी न्यायालय हुए। इसी के साथ साथ आपने देखे हो कुछ ऐसे भी न्यायालय होते हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों की सहायता करते हैं, तो सहायक न्यायालय भी बोले जाते हैं। तो सहायक न्यायालय हो, सहायक न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, तो इन न्यायालयों को की क्या कर सकता है, ये पर्यवेक्षक कर सकता है और इनकी जो रिपोर्ट होती है अपने पास मंगा सकता है। समझ रहे हो। लेकिन सैन्य न्यायालय जो होते हैं, सैन्य न्यायालय हुए या अवकरण से जुड़ा कोई न्यायालय है, अवकरण से जुड़ा कोई न्यायालय है, तो ऐसे न्यायालय की ये पर्यवेक्षक नहीं करता है। सैन्य से जुड़ा का मामला आपने जानते हो, जो मार्शल आर्ट के तहत, मार्शल आर्ट के तहत एक न्यायालय होता है, वो सैन्य न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। इसकी अपना एक पूरा न्यायालय होता है ना, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ना हाई कोर्ट जा सकते हो, राइट, केवल राष्ट्रपति के पास जा सकते हो। इसलिए सैन्य न्यायालय से जुड़ा कोई मामला आता है उसमें उच्च न्यायालय अपना पर्यवेक्षीय अधिकार लागू नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय हैं, सहायक न्यायालय हैं, इन पर वो अपना पर्यवेक्षक के रूप में काम कर सकता है, रिपोर्ट मंगा सकता है, ये सब कुछ जानकारी कर सकता है, इस पर प्रपत्र है उसको भी निर्धारित कर सकता है, राइट, सामान्य नियम तैयार कर सकता है,
सूची तैयार कर सकता है, लेखा तैयार कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। चलिए, चलो तो आप एक चीजें क्लियर कट कर लो। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कि जितने भी मामले हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, वो अधीनस्थ न्यायालयों के तहत जो आपराधिक मामलों के प्रवृत्ति के होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों में है। तो उन पर भी ये पर्यवेक्षी अधिकार के तहत वो जागरूकता रखता है और उस पर नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ आप जानते हो कि ऐसे भी मामले होते हैं जो प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत आते हैं, ठीक है, ये प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत हो, न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत हो, वो भी इनके शामिल किए गए हैं। तो उनके तहत ये पर्यवेक्षी अधिकार के तहत ये आ जाते हैं। इनको वो क्या कर सकता है, ऐसे न्यायालयों को वो स्वयं संज्ञान में ले सकता है, उनकी व्याख्या कर सकता है, उनको न्याय क्षेत्र के तहत व्यवस्थित कर सकता है, या इस पर अपनी व्यवस्था को पक्ष ले सकता है। लेकिन दूसरा कोई इसमें पक्षकार इसमें प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता है। समझो यहाँ पे, जैसे कि ऐसे मामले हैं जैसे अधीनस्थ और सहायक न्यायालय के तहत, ठीक है, और इसी में कोई ऐसा मामला है जो प्रशासन से जुड़ा मामला हो, साथ ही साथ अपील से जुड़ा मामला हो, इनकी ये क्या कर सकता है, पुनर्व्याख्या कर सकता है, इनका पर्यवेक्षण कर सकता है। लेकिन ये किसी भी पक्ष द्वारा इस पर प्रार्थना पत्र लागू नहीं हो सकता है। ये आप दिमाग में क्लियर कट माइंड में बैठा लो। बस इस पर यही उच्च न्यायालय ही केवल संज्ञान में ले सकता है, इसकी पुनर्व्याख्या कर सकता है। अदर कोई जैसे अन्य राज्य का, जैसे हाई कोर्ट है, अन्य राज्य का हाई कोर्ट है, तो वो बोले कि इसके हम पक्ष करें, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, ना प्रार्थना पत्र लागू हो सकता है। चलिए, लेकिन आप एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो कि ये जो पर्यवेक्षी अधिकार जरूर दिए गए हैं इनके ऊपर देख रेख करने के लिए, लेकिन इनकी जो शक्ति जो दी गई है, कि शक्ति के ऊपर उच्च न्यायालय जो है ऐसा नहीं है कि इसकी शक्तियों के ऊपर अतिक्रमण करे या उनकी शक्तियों को अधिग्रहण करे, ऐसा नहीं कर सकता है। समझ लो, अधीनस्थ न्यायालय भले ही इनके अधीन काम करते हैं, भले अधीन करते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को जो पावर दी गई है तो उनकी पावर में उच्च न्यायालय है वो अतिक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, उनको लगता है कि ये हमारे न्याय क्षेत्र में है, काम करना चाहिए, फैसला देना चाहिए, तो दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी शक्ति लागू कर रहे हैं तो उसमें हाई कोर्ट है कि लो वहाँ पे अपनी शक्ति लागू कर दे, ऐसा नहीं है। हाँ, आदेश अगर कोई देता है तो आदेश बाध्यकारी माना जाएगा, वो एक अलग बात है, आदेश बाध्यकारी माना जा सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों पर इसके ऊपर किसी प्रकार की असीमित शक्ति या अधिग्रहण अतिक्रमण जैसी कोई व्यवस्था अपनी तरफ से वो रेगुलेट नहीं कर सकता है। ये दिमाग में आप क्लियर कट कर लो। चलिए, हाँ, कुछ मामलों में कर सकता है, वो अलग बात है, सभी पे नहीं कर सकता है। ये चीजें दिमाग में क्लियर कट कर लो। चलो, इसके बाद पांचवी जो शक्ति आती है वो आती है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। वो पर्यवेक्षक था, अभी तक पर्यवेक्षक बताया, अधीनस्थ न्यायालय पर न्यायालयों पर नियंत्रण, इसको थोड़ा समझो। आप जानते हो कि अधीनस्थ न्यायालय जो नियंत्रण है, इनको नियंत्रण क्यों रखा जाता है, इनकी नियंत्रण क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के, पहले आप एक चीज देख लो कंडीशन, अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ये किसी विशेष प्रक्रिया या कॉलेजियम व्यवस्था जैसी प्रक्रिया से चयन नहीं किए जाते हैं, ये एक्चुअली में पढ़ लिख कर बनते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं ये लॉ के छात्र होते हैं, लॉ के छात्र होते हैं जो काफ़ी अपनी प्रतिष्ठा से अपनी मेहनत करने के बाद इसमें पहुंचते हैं, ठीक है। अपने इसका एग्ज़ाम होता है, इसके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तब जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इसके न्यायाधीश बनते हैं। लेकिन उच्च और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अपनी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत चयन किए जाते हैं, लेकिन वो यहीं से ही जाते वो यहीं से ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा व्यवस्था नहीं की गई, इसमें केवल पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वही जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेजियम व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
चलो, तो आप क्लियर कर लो कि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं इनके आप जान सकते हो कि इनके अपीलीय न्यायालय से जुड़ा कोई मामला हो, परवेक्षी जुड़ाव से कोई मामला हो, या हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़ा कोई मामला हो, तो उनसे संदर्भित ये जो उच्च न्यायालय होता है इन पर नियंत्रण रखता है। जैसे जैसे आप कह सकते हो कि जिला के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के हो, उनकी तैनाती को लेकर हो, उनकी पदोन्नति को लेकर के हो, या हम कह सकते हैं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा से लेकर के हो। ठीक, ऐसे में आप क्या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इन पर वो नियंत्रण कर सकता है, और उच्च न्यायालय से वो परामर्श कर सकता है, सॉरी उससे राज्यपाल से वो परामर्श भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर दी गई है। ठीक, अधीनस्थ न्यायालयों पर जो नियंत्रण करने की पावर है वो जो है परामर्श के आधार पर है, वो है राज्यपाल के परामर्श के आधार पर। चाहे उसके अंतर्गत आप देखोगे नियुक्ति को लेकर हो, तैनाती, पदोन्नति हो, ठीक है, व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा से लेकर हो, इस पर वो क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे अधीनस्थ न्यायालय में बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जो लंबित पड़े होते हैं। लंबित का मतलब ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे समय से बड़ा मामला है, तो उसे ये क्या कर सकता है, अपने पास बुला सकता है, उसे वापस ले सकता है। ठीक है, उसे अपने पास बुला सकता है, वापस भी ले सकता है, और उस पर आप समझ सकते हो कि ऐसी व्यवस्था भी दे सकता है जो मामले से जुड़ा हुआ मामला हो उसको निपटान भी कर सकता है, उसमें कम ज़्यादा वो भी कर सकता है। इसके बाद हाँ, लेकिन एक चीज़ है, वो मामला जो होना चाहिए वो कानून के आधार पर होना चाहिए, कानून से जुड़ा एक प्रश्न होना चाहिए, उसी प्रश्न से जुड़ा मामले को ही ये सुनवाई करता है। चीज़ ये दिमाग में क्लियर कट कर लो। और साथ ही साथ जो मामला वहाँ से उसने वापस लिया है, कोई लंबित मामला उसने वापस लिया है, उसे पुनः वापस वो भेज सकता है। तो ये कुछ इसके मामले होते हैं, या कह सकते हैं या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई ऐसा घोषित कानून है जो मानने के लिए सभी न्यायालय बाध्यकारी होते हैं। जैसे आप जानते हो कि उच्चतम न्यायालय जो होता है कोई भी आदेश अपना पारित करता है तो वो आदेश है सभी उच्च न्यायालय हों, चाहे जितनी भी अदालतें हैं, लोक अदालतें हैं, उनके लिए, सभी के लिए बाध्यकारी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश आता है तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसके तहत उन पर बाध्यकारी होता है। समझ रहे हो, जैसे केंद्र का उच्चतम न्यायालय पावरफुल होता है अपने क्षेत्र केंद्र में, उसी प्रकार में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय होता है वो अपनी जगह अपनी पावरफुल होता है। चलिए, तो ये कुछ इसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण था। छठवीं शक्ति जो आती है वो आती है अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय आप जानते हो कि ऐसे न्यायालय, अभिलेख न्यायालय जो होता है एक प्रकार का उच्च न्यायालय ही होता है ये भी, ठीक है, लेकिन किसी परिस्थिति बस ये उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय का रूप धारण करके काम कर देता है। जैसे आप जानते हो कि कोई ऐसा मामला है जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ऐसे मामले होते हैं जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, या जो कार्रवाई के तहत ऐसे मामलों को वो साक्ष्य के लिए रख लेता है, पर साक्ष्य के लिए वो रख लेता है। तो ऐसे मामलों पे आप देखोगे तो वो क्या करता है, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का ये सवाल नहीं उठा सकते हैं। जैसे आप जानते हो कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिन पर ये कार्रवाई जो होती है, सुनना, ये कार्रवाई जो होती है इस पर क्या है, उसको परसाक्ष्य के लिए वो रख लेता है। मतलब कोई निर्णय है, कोई फैसला है, उस परसाक्ष्य के लिए वो रख लेता है। मतलब साक्ष्य अधिनियम आपने पढ़ा होगा, उसके तहत तो परसाक्ष्य के लिए रख लेता है। फिर क्या करता है, उन अभिलेखों को, जो अभिलेख होते हैं, मतलब एक प्रकार से ये लिखित होते हैं, ये मौखिक नहीं होते हैं, ये लिखित अभिलेख होके मौखिक नहीं होते हैं। इन पर किसी प्रकार का, अगर आप जानते हो कि अगर वो फैसला लेता है, ठीक है, फैसला लेता है वो परसाक्ष्य के रूप में रख लेता है। और साथ ही साथ देखो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें किसी प्रकार की उससे जुड़ी अगर कोई कार्रवाई हो रही है, तो उनसे संबंधित इसी किसी प्रकार का आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते हो। तो फिर ये क्या करता है, उसी अभिलेख न्यायालय के तहत, ठीक है, अभिलेख न्यायालय की तरह है ये, फिर एक परंपरा की तरह ये काम करने लगता है। मतलब एक चीज़ समझो, जैसे कोई भी एक ऐसा अभिलेख है जो उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है, या किसी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय में है जिसकी कार्रवाई जो है, की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो कार्रवाई जो है वो उस ऐसी स्थिति में है जिस पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जा सकता है, राइट, सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। या ऐसे मामले जो होते हैं जो साक्ष्य के रूप में उन्हें रखना होता है, राइट,
ऐसे मामलों के तहत क्या होता है कि उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभिलेख न्यायालय जो होता है वो लिखित रूप से इस चीज़ को डायरेक्ट दस्तावेज प्रमाणित करता है कि हाँ ऐसे मामले लिखित हैं, ये हमारे पास प्रासंगिक हैं। तो ऐसी स्थिति में यही जो उच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय की तरह काम करने लगता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ और समझ लेना कि ऐसे अभिलेख न्यायालय के तहत अगर किसी व्यक्ति को सुनना, अगर किसी व्यक्ति को अगर अगर इससे जुड़ा मतलब किसी व्यक्ति को इससे जुड़ा अगर मामला है, कोई लिखित या कार्रवाई होती है, वो होती तो व्यक्ति के ही संबंध में आपराधिक हो चाहे वो सिविल हो, राइट। वो सवाल मतलब अगर वो अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय में है तो वो मामला अगर देखा जाए तो उस पर अगर लिखित है तो अगर वो चाहता है उच्च न्यायालय अपने पास में रख सकता है। ठीक, वो भले ही उसमें चल रहा है वो अलग बात है, तो लिखित रूप में रख सकता है। लेकिन उससे विरुद्ध है अगर अगर ये कोई प्रकार की लिखित रूप में फिर सुनवाई जो करता है, अगर वो सुनवाई है अगर अवमानना अगर उसकी करोगे, ये सुनवाई की अगर अवमानना करते हो तो फिर क्या है, ये दंड का प्रावधान कर सकता है, दंड दे सकता है। प्रावधान तो है ही लेकिन दंड भी ये दे सकता है। चलिए, दंड का अधिकार दिया गया है। तो न्यायालय की जो अवमानना है उस कंडीशन बेस पर आप नहीं कर सकते हो। वैसे न्यायालय की अवमानना तो करना एक विरुद्ध है, न्यायालय की अवमानना आप कर ही नहीं सकते हो। वैसे न्यायालय की अवमानना है संविधान में भले ही परिभाषित नहीं है, लेकिन 1971 के तहत इसे न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसको जरूर परिभाषित कर दिया गया है, इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो सिविल अवमानना आप ऐसे बोल सकते हो। तो सिविल अवमानना एक प्रकार की ऐसी अवमानना होती है जिसके अंतर्गत आप जानते हो कि आदेश हो, न्याय आदेश हो या ऐसी कोई प्रक्रिया है जो जानबूझकर आप पालन नहीं करते हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो अवमानना है, ये अवमानना जो है वो न्यायालय की अवमानना है, राइट। चलिए, न्यायालय की अवमानना तो आप जानते ही हो कि आप कर नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। न्यायालय की अवमानना एक प्रकार से आप जानते हो ये अधिकार के तहत आपको दिया है कि आप न्यायालय की जो अवमानना है उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। या न्यायालय की अवमानना न्यायालय की अवमानना का मतलब ही है कि न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिया गया है या कोई ऐसा निर्णायक फैसला आपको दिया गया है जो आपके अधीन सही है, उचित है, फिर भी आप उसकी अवमानना कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर अवमानना है, सिविल अवमानना के तहत बोला जाएगा। तो ये जानबूझकर नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इसके अभिलेख न्यायालय से जुड़ा मामला था। साथ ही साथ आप देखोगे न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है, उसके बाद आती है न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनर्वलोकन को थोड़ा समझ लो। तो आप जानते हो न्याय पुनर्वलोकन जो है, जैसे न्याय पुनर्वलोकन है, जिस प्रकार से न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति किसे है, वो है सुप्रीम कोर्ट को। उसी अकॉर्डिंग न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति जो है इसे भी दी गई है उच्च न्यायालय को। जैसे कोई भी नियम है, कानून है, अगर कोई राज्य विधायिका बनाती है, ठीक है, और वो कानून ऐसे हैं जो पुराने भी हो गए हैं, तो उस पर भी न्याय पुनर्वलोकन कर सकती है। साथ ही साथ नए कानून बने हैं उस पर भी न्याय पुनर्वलोकन ये कर सकती है। तो न्याय पुनर्वलोकन की इसको शक्ति दी गई है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि न्यायिक पुनर्वलोकन या हमसे न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, तो न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 के तहत है और 226 के तहत प्रावधान की गई है। न्याय पुनर्वलोकन जो है अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट को मिलती है। तो ये व्यवस्था हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 13। लेकिन ये आप एक चीज़ क्रिएट कर लीजिए कि ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको अलग से जोड़ा गया था। उस समय ये व्यवस्थाएं शायद नहीं थी, तो इनको बाद में इनको जोड़ दिया गया था। लेकिन आप जानते हो कि ये न्याय पुनर्वलोकन किन किन क्षेत्रों में कर सकता है। तो आपको जानना चाहिए कि मौलिक अधिकार से जुड़ा कोई मामला होता है, उनका हनन किया जाता है, ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उससे संबंधित मामला होता है, तो उनका ये पुनर्वलोकन कर सकता है। साथ ही साथ आप जानते हो कि संवैधानिक उपबंध से कोई जुड़ा मामला हो या संविधान के तहत कोई ऐसा मामला जो है, जो संसद द्वारा कोई कानून ऐसा बना दिया है, जो राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया है जो निश्चित तौर पर संविधान के उपबंध से जुड़ा कोई उल्लंघन से कोई ऐसा प्रावधान करता है जो निश्चित तौर पर संविधान उपबंध के विरुद्ध है, तो ऐसे में ये न्याय पुनर्वलोकन कर सकता है। या आप जान सकते हो कि ऐसी कोई संस्था द्वारा जो निश्चित तौर पर
कोई ऐसा निर्णय वो संस्था लेती है जो देश के हित के लिए नहीं है या राज्य के हित के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वो ये न्याय पुनर्वलोकन कर सकता है और इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए खत्म कर सकता है, निरसन कर सकता है। लेकिन ये व्यवस्था आप देखोगे 1976 में जो उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा को इसको भी कम कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो उच्चतम न्यायालय को ये न्यायिक अवलोकन की जो शक्ति थी उसको छीन लिया गया था, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय की जो शक्ति थी इसको छीना नहीं गया था, इसको कम कर दिया गया था। इसको छीना नहीं गया था, इसको कम कर दिया गया था। फिर इसको आप जानते हो कि 43वां संविधान संशोधन पुनः हुआ, तो 43वां संविधान संशोधन के बाद इसको पुनः बहाल कर दिया गया। तो आज भी वर्तमान में इसको न्याय पुनर्वलोकन शक्ति प्राप्त है। और उच्चतम न्यायालय को भी है। उच्चतम न्यायालय को 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में इसको पावर दे दी गई थी। चलिए, तो इसके बाद आप जानते हो कि ये कुछ शक्तियां थीं। इन शक्तियों के विषय में हमने पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, रिट क्षेत्राधिकार हैं, इसके बाद अधीनस्थ जो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है या अपीलीय अधिकार हैं या न्यायिक अभिलेखीय अधिकार हैं या न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार हैं। ये जो अधिकार जो दिए गए हैं इनके विषय में हमने पूर्ण रूप से जानकारी स्पष्ट कर ली है। अब उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, तो आज हमारा जो हाई कोर्ट है वो अब ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब और क्लास पढ़ेंगे। चलिए।